जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। अगर हिंदी साहित्य से आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो नेट हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, तो हर एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में लिखा था, वहां से 10 से 15 सवाल जरूर पूछा जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे छात्र और छात्राओं को जो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल की जो बुक है उन पर पकड़ नहीं बनता है। तो हम कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बुक को आसानी से समझ सकते हैं और उस पर पकड़ भी बना सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने पहला प्रकरण ही लिए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और पहले प्रकरण में शुक्ल जी क्या कहते हैं, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूरी वीडियो आप देख लिए तो 1 से 2 सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की आपको स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। चाहे आप हिंदी साहित्य से कोई भी पेपर दे रहे हो, हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस कोई भी पेपर दे रहे हो तो फ्री 1 वीक क्लास लेकर देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको पूरी वीडियो को एक एक लाइन को समझिएगा। अगर शुरू का 1 2 प्रकरण आपने शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ गया तो संपूर्ण साहित्य को समझ जाएंगे और 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। जैसे शुक्ल जी क्या कहते हैं, समझिएगा, एक एक लाइन समझिएगा। शुक्ल जी कहते हैं प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये स्थापना और तर्क में बार बार पूछा है। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अगर हिंदी साहित्य की शुरुआत माना जाए तो शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से, जैसे पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के जब अंतिम अवस्था आया, जब प्राकृत लास्ट चरण में आया, तो वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। अब शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं समझिएगा। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, जैसे गाथा सप्तशती हॉल की रचना है जो प्राकृत में है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। फिर से समझिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह से गाथा कहने से, क्योंकि गाथा जो है प्राकृत का मुख्य छंद है, तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था, अपभ्रंश पद का बोध होता था। कहने का मतलब ये है कि पूरे आदिकाल साहित्य जो है अधिकतर अपभ्रंश में लिखे गए हैं और अपभ्रंश का मूल छंद दोहा था। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। आगे कहते अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं सदी के अंतिम चरण में मिलता है। और कहते हैं कि ये जो अपभ्रंश रचनाएं हैं सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये रचनाएं तांत्रिक और योग मार्गी जो बौद्ध थे, जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, उनके सांप्रदायिक रचनाओं में पहली बार ये 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 बात शुक्ल ने कही है कि प्राकृत के अंतिम अवस्था से ही अपभ्रंश जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना चाहिए, अपभ्रंश प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। और ये अपभ्रंश साहित्य जो है 7वीं सदी के अंतिम दौर में जो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध थे, अपने सांप्रदायिक रचनाओं के लिए ही ये रचना उन्होंने किए थे।
इसीलिए सिद्ध साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य माना और साहित्य के क्षेत्र से उन्होंने बाहर कर दिया। अब दूसरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहते हैं मुंज और भोज, समझिएगा। मुंज 10वीं सदी के, संमत 1050 के आसपास के हैं। मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अब कहते हैं कि ये रचना जो अपभ्रंश साहित्य है, इनका इनके इनकी रचनाओं का कहाँ पर इनका मतलब कि पाया जाता है, तो शुक्ल जी कहते हैं मुंज और भोज के समय से। राजा और मुंज और भोज लगभग संमत 1050 के आसपास हुए हैं। संमत को ईस्वी में बदलना हो तो -57 कर देना। इसमें -57 करोगे तो 997 के आसपास आएगा, तो ये ईस्वी में बदल जाएगा। तो इसको ध्यान में, 993 आएगा, इधर जो है ना 57 करेंगे 993 ईस्वी में आ जाएगा इसको। तो ईस्वी में बदलने का ये रूल है, -57 करके बदल सकते हैं। तब ये कहते हैं कि अतः आगे शुक्ल जी कहते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय क्या है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। स्थापना तर्क में खूब पूछता है कि आदिकाल का समय जो है संमत 1050 से 1375 तक माना जाता है, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के हम्मीर के समय के कुछ पीछे तक जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे जाती है और संमत 770 ईस्वी में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन के दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का जो समय है वो संमत 1050 से 1375 तक माना जाता है। यद्यपि कुछ जो है जनश्रुति यह भी है कि लगभग 770 संवत में जो पूर्व भोज के पूर्व पुरुष यानी भोज के ही वंशज मान के जो सभासद पुष्य है, उन्होंने जो है पुष्य जो है अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये शुरू का जो इतना लाइन है, इतना अगर आप याद कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आगे शुक्ल जी कहते हैं आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। शुक्ल जी लगते हैं कि लगभग 150 ईस्वी तक जो है कोई खास प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी गई, बस लिखी गई धर्म। ये लिखिएगा, कोड है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा है किस तरह की रचनाएं मिलती है इन 150 के भीतर। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती है। इस अनादिष्ट लोक प्रवृत्ति, देखो आदिकाल को शुक्ल जी ने अनादिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो याद रखना अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। उन्होंने कहा अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार आदि की फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी कहते थे। यही प्रबंध परंपरा राशों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यहाँ पर शुक्ल जी ने दो तीन बातें कही कि शुरुआत के 150 वर्षों में कोई विशेष प्रवृत्ति का निश्चय यहां नहीं मिलता है, लेकिन धर्म, नीति और वीर, इन्हीं सब प्रकार की रचनाएं दोहे में लिखी जाती थी।
यह एक प्रकार से इस अनादिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत कि शुरुआती दौर जो था आदिकाल का अनादिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था के दौरान जब मुसलमान की चढ़ाई होती है, तब हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम रासो काव्य रखा। किस तरह रखा है इसको समझिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार परक दोहे जो है फुटकर दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, यानी कि राजाओं के सभा में रहते थे और वह नीति परक और फुटकर दोहे सुनाए पड़ते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के वीरता का भी वो बखान करते थे। यही जो वीर आप आश्रयदाताओं के वीरता का बखान करते थे, यही एक परंपरा कहलाई गई। यही परंपरा रासो के नाम से जानी गई, जिसे लक्ष्य करके शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक इनको दोस्तों नहीं समझोगे, सवाल डेप्थ के सवाल प्रायः नहीं बनते हैं। हम लोग करते क्या है, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, पेपर में चले जाते हैं, लेकिन अंदर के जो सवाल होते हैं वो बनते नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मैं शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को भी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, जिससे ये 10 से 15 सवाल भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। शर्त है कि 10 फ्री क्लास लेकर आप देखो। अब देखो यहां पे बड़ी अच्छी बात कहती है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें तो कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल की जो सामग्री प्राप्त है कुछ असंदिग्ध है, मतलब कि जिसपे संदेह नहीं किया जा सकता है, और कुछ संदिग्ध है, मतलब उस पर संदेह किया जा सकता है। उसकी भाषा अपभ्रंश अथवा प्राकृताभास हिंदी है। अब आदिकाल की भाषा को अपभ्रंश अर्थात शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा है, तो ये भी ध्यान रखना। आदिकाल की भाषा को क्या कहा, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी कहा है। कहता इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। अब देखो ये कहता है ये जो अपभ्रंश है प्राकृताभास हिंदी है, को ध्यान रखना, ये बोलचाल की भाषा नहीं है। यह स्थापना तर्क में पूछा भी है कि यह बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय की रचनाएं मिलती है, समझिएगा, मिलती है यह उस समय के कवियों की भाषा है। ये जो प्राकृताभास हिंदी है, जिस समय की ये रचनाएं मिलती है, वह इसके कवियों की भाषा है। किसकी भाषा है, कवियों की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा नहीं है। ये प्राकृताभास हिंदी जो है कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रवृत्ति के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे पीछे के हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आज भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्षों के पुराने रखे हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं ऐसा नहीं था कि ये कभी पुराने शब्द को नहीं लिए हैं, कि बल्कि पुराने शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द वगैरह उन्होंने यहाँ पर लिए हैं, कारक चिन्ह विभक्तियां लिए। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा में चली आ रही थी। अब कहते हैं कि धीरे धीरे अपभ्रंश क्या है, बोलचाल के रूप में एक सामान्य भाव भूमि पर आ गया। तो जो कवि लिखते थे, जो कवि अपभ्रंश में पुरानी हिंदी में लिखते थे, कवियों की ये भाषा थी, वो धीरे धीरे क्या हुई कि वो आगे बढ़ते चली गई और बोलचाल से आगे बढ़ते हुए कवियों की भाषा बनी। और कवि सिर्फ इसी भाषा को नहीं लेते थे, बल्कि जो सैकड़ों वर्षों से 100 वर्ष पहले से जो कवि लिख रहे थे, उनकी भाषाओं को भी अपनी रचनाओं में लिए। तो इस तरह से आप संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं और पकड़ भी बना सकते हैं। संपूर्ण साहित्य को मैं कहता हूं फूक दोगे तो उड़ जाएगा। शर्त है कि 3-4 महीने समझ के पढ़ने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।